सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो गाइज हम लोग बात कर रहे हैं सिल्क रोड की, यानी कि जो पहले के समय का भारत और चाइना के बीच में व्यापारिक मार्ग हुआ करता था। उस मार्ग पर एक माउंट कैलाश है, कैलाश पर्वत है, उसकी यात्रा जिसे कि कोरा कहा जाता है। यहाँ पर हमारे जो लेखक हैं निक, वो उस कोरा यात्रा को अटेंड करने के लिए गए हैं और अभी तक हमने देखा है कि कैसे उनकी यात्रा प्रारंभ हुई, कैसे वह जंगली जानवरों को देखते हुए या भूदृश्यों को देखते हुए अपने मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं और कैसे वो एक पहाड़ की कठिन जो यात्रा है, खास करके अभी तो कार से कर रहे हैं, तो कार की जो यात्रा है उसमें किस तरीके से क्या चीज़ें वो देखते हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की इस कक्षा में। बाकी जो विद्यार्थी आए हैं उन सभी का भी हार्दिक स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का लेक्चर। आगे का हमारा यात्रा वृतांत हम लोग पढ़ने वाले हैं कि उनकी ये यात्रा कैसी रही, उन्होंने क्या कुछ देखा, क्या कुछ महसूस किया, कौन कौन लोग यहाँ पर उनके साथी रहे और किन साथियों ने किस प्रकार से उनका साथ दिया इस यात्रा के दौरान। बाय नाउ, अब तक वी कुड सी स्नो कैप्ड माउंटेन्स गैदरिंग ऑन द हॉरिजन। हॉरिजन किसको कहा जाता है? क्षितिज को कहा जाता है। अगर आप कभी भी आसमान और जमीन की ओर देखेंगे ना तो आपको एक लाइन दिखाई देगी। इस लाइन के ऊपर से आपको ऐसा लगेगा कि आसमान शुरू हो रहा है और इस लाइन के नीचे जो है ज़मीन है। ज़मीन भी हो सकती है, समुद्र भी हो सकता है। खास करके जहाँ से सूर्य उदय होता है या सूर्य अस्त होता है, वहाँ पर एक जो रेखा होती है ना, जैसे मान लीजिए ये सूर्य है, तो ये जिस रेखा से बाहर निकल रहा होगा, इस रेखा को क्या कहेंगे? हॉरिजन या क्षितिज कहा जाता है। तो हम जब क्षितिज की ओर देखते हैं तो हमें बहुत सारे माउंटेन्स, बहुत सारे पहाड़ जो है एकत्रित होते हुए दिखाई देते हैं और वो पहाड़ सारे के सारे जो है वो बर्फ से ढके हुए हैं। स्नो कैप्ड का मतलब है कि उनके ऊपर स्नो जो है वो लगी हुई है। ठीक है। वी एंटर्ड अ वैली, हमने एक घाटी में प्रवेश किया। वेयर द रिवर वॉज वाइड, जहां पर नदी जो है वो बहुत ही कैसी थी? चौड़ी थी। एंड मोस्टली क्लॉग्ड, और ज्यादातर नदी क्या है? जमी हुई थी, यानी कि उसके ऊपर, नदी के ऊपर एक परत जम जाती है बर्फ की, है ना। बर्फ की परत जो जम जाती है उससे वह नदी क्या थी? जमी हुई थी। विथ आइस, बर्फ से। ब्रिलियंट वाइट एंड ग्लिटरिंग, बहुत ही शानदार सफेद रंग की वो नदी दिखाई दे रही थी। साथ ही साथ वो ग्लिटर कर रही थी। ग्लिटर करने का मतलब है, ग्लिंटिंग का मतलब है चमकते हुए या चमचमाते हुए। इन द सनशाइन, यानी कि जैसे ही सूर्य की रोशनी उस पर पड़ती है वैसे ही वह क्या, सफेद बर्फ क्या करने लगता है? चमकने लगता है, शाइन करने लगता है। द ट्रेल हग्ड, यानी कि लिपटी हुई। इट्स बैंक, बैंक का मतलब होता है इसके किनारे, और इसके किनारों में लिपटी हुई सी या फंसी हुई सी दिखाई देती है। ट्विस्टिंग विथ द मेंडर्स, घुमावदार रास्तों से घूमती हुई। एज वी ग्रेजुअली, जैसे हम, ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे। ग्रेजुअली का मतलब क्या है? धीरे धीरे। जैसे कि हम धीरे धीरे गेंड हाइट, जैसे जैसे हम धीरे धीरे हाइट पर, यानी कि पहाड़ की ऊंचाई पर जा रहे थे। द वैली साइड्स क्लोज्ड इन, वैसे वैसे वैली के जो साइड वाले रास्ते थे वो छोटे होते जा रहे थे, सकरे होते जा रहे थे। यानी कि हम धीरे धीरे अब पहाड़ी पर चढ़ना शुरू हो रहे थे, जहां पर हमें एक नदी दिखाई दी। वो नदी जो है ऊपर से जमी हुई थी। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जा रहे थे वैसे वैसे रास्ते जो है वो क्या होते जा रहे थे? छोटे होते जा रहे थे। द टर्न्स बिकेम शार्पर, टर्न्स यानी कि जो मोड़ थे रास्ते पर, जो उस सड़क पर जो मोड़ थे, वो मोड़ जो है वो ज्यादा से ज्यादा शार्पर यानी कि तीखे होते जा रहे थे। शार्पर का मतलब क्या है? बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल वाले, ऑलमोस्ट 90 डिग्री के एंगल वाले घुमाव हमें दिखाई दे रहे थे, मोड़ हमें दिखाई दे रहे थे। एंड द राइड डंपियर, और जो राइड थी, राइड यानी कि हम जो यात्रा कर रहे थे या हम जो कार की सवारी कर रहे थे वो ज्यादा बम्पियर लग रही थी। यानी उबड़ खाबड़ रास्ते होने की वजह से कार, एक तो कार सीधी चलती है और एक ऐसे धड़म 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 ऐसे करके चलती है वो। ठीक है। टेस्टन नाउ, टेस्टन कौन है? कल भी मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में। अब ये ड्राइवर है जो उस कार को चला रहा है। नाउ इन थर्ड गियर, अब वह थर्ड गियर में, टोटल गाड़ी में कितने गियर होते हैं? 5 गियर होते हैं। 5 में से वह तीसरे गियर में गाड़ी चला रहा था। एज वी कंटिन्यू टू क्लाइम, जैसे जैसे उस पहाड़ी पर हम ऊपर चढ़ रहे थे। द ट्रैक मूव्ड अवे फ्रॉम द आईसी रिवर, और जो ट्रैक है यानी कि हमारा जो रास्ता है वह फिर दूर हो गया। किससे दूर हो गया?
तो जो आइसी रिवर थी, आइसी रिवर यानी कि जमी हुई नदी से दूर हो गया वो रास्ता। लेबरिंग थ्रू स्टीपर स्लोप्स दैट स्पॉटेड बिग रॉक्स डब्ड विथ पैचेस ऑफ ब्राइट ऑरेंज लिंचन। ठीक है, तो लेबरिंग, लेबरिंग का मतलब होता है हम कठिन परिश्रम कर रहे थे या बहुत ज्यादा कोशिश हमें करनी पड़ रही थी। थ्रू द स्टीपर यानी कि सीधी चढ़ाई वाले स्लोप्स, पर्वतीय ढाल, ढलान होती है ना, ढाल कह सकते हो आप या ढलान कह सकते हो। तो जो ढलान थी उससे हम सीधा ऊपर की ओर चढ़ने का प्रयास कर रहे थे, लेबर कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे। दैट स्पॉटेड बिग रॉक्स, जिसमें हम स्पॉट कर रहे थे, जिसमें हमें दिखाई दे रही थी बड़ी बड़ी चट्टानें, जो कि रंगी हुई थी विथ पैचेस। पैचेस का मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए एक बड़ी सी चट्टान है, इस पे छोटे छोटे धब्बे नुमा बने हुए, क्या बने हुए, धब्बे। तो पैचेस का मतलब क्या हो गया, धब्बे नुमा आकृति थी। ब्राइट ऑरेंज यानी कि बहुत ही चमकने वाले ऑरेंज कलर की लिंचन, लिंचन को हम बोलते हैं काई बोलते हैं हम लोग बोलचाल की भाषा में। क्या बोलते हैं, काई होती है ना, जैसे आपने पानी के अंदर काई देखी होगी ग्रीन कलर की होती है, वैसे ही पहाड़ी क्षेत्रों में जो पत्थरों पर जो काई जमती है वो बेसिकली ऑरेंज कलर की होती है। तो ऑरेंज कलर की काई हमें वहां पर दिखाई दे रही थी। ठीक है क्या, बिनेथ द रॉक्स, बिनेथ का मतलब होता है, बिनीथ का मतलब होता है नीचे, उन चट्टानों के नीचे हंक्स ऑफ स्नो क्लंग ऑन इन द नियर परमानेंट शेड, यानी कि हंक्स यानी कि जो टुकड़े थे स्नो क्लंग के, यानी कि बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े चिपके हुए थे। नियर पास में, परमानेंट शेड जो उनके पास में, परमानेंट का मतलब स्थायी, शेड का मतलब होता है छाया को दर्शा रहे थे। आई फेल्ट द प्रेशर बिल्डिंग अप इन माई ईयर्स, मैंने एक प्रेशर, एक दबाव महसूस किया जो मेरे कानों पर मुझे महसूस हो रहा था कि कानों में एक तरह का दबाव पड़ रहा है। हेल्ड माई नोज स्नॉटेड, और मेरी नाक में से घर घर करने की, एक होता है ना कि जब अपने नाक बंद हो जाते हैं और अपन आवाज, जब अपन तेज नाक से सांस लेने की कोशिश करते हैं तो एक घर घर की आवाज आती है। ठीक है, तो वैसी आवाज सुनाई दे रही थी। ठीक है क्या, एंड क्लियर देम, और मैंने अपनी नाक को साफ किया। वी स्ट्रगल्ड राउंड अनदर टाइट बैंड एंड टिस्टन स्टॉप्ड, हम लोगों ने संघर्ष किया एक और राउंड, यानी एक और बार हम लोगों ने एक और टाइट बैंड यानी कि एक बहुत घुमावदार रास्ते का हमने सामना किया, और टिस्टन ने गाड़ी रोक दी, जो ड्राइवर था उसने गाड़ी रोक दी। ही हैड ओपन्ड हिज डोर, उसने अपना दरवाजा खोला, एंड जम्प्ड आउट ऑफ हिज सीट, और उछल कर या कूद कर अपनी सीट से बाहर गया। बिफोर आई रियलाइज व्हाट वाज गोइंग ऑन, इससे पहले कि मैं समझ पाता आखिर हो क्या रहा है, उससे पहले टिस्टन अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर उतर गया। ठीक है, तो अब यहां पर आज हम जो वृतांत सुन रहे हैं, बेसिकली आज की क्लास जहां से शुरू हुई है उसमें हम केवल पर्वतीय क्षेत्र जो है, घाटी वाला क्षेत्र जो है, वहां पर किस तरह से इनकी यात्रा चल रही है उसका वृतांत मात्र सुन रहे हैं कि कैसे तीखे घुमावदार मोड़ है वहां पर, कैसे जमी हुई नदी है वहां पर, कैसे घाटी के रास्ते छोटे होते जा रहे हैं, या किस तरह की वनस्पति या काई, लिंचन कैसी दिखाई दे रही है, और किस तरह से मतलब जैसे जैसे ऐसे ऐसे समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ती जा रही है वैसे वैसे थोड़ी सांस लेने में भी तकलीफ आ रही है। थोड़ा सा सर्दी जो है वहां पर ज्यादा है, सर्दी थोड़ी सी बढ़ गई है तुलनात्मक रूप से, और साथ ही साथ ये भी हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो लेखक है वो थोड़ा सा मतलब परेशान हो रहा है, खास करके शारीरिक तौर पर, यानी उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, नाक जम जाते हैं ना, वो चीज उसे फील हो रही है। स्नो, बर्फ, सेड डैनियल, डैनियल ने कहा, एज ही टू एक्साइटेड द व्हीकल लेटिंग अ ब्रीथ ऑफ कोल्ड एयर एज ही डिड सो, डैनियल ने कहा जैसे ही वह एग्जिटेड करता है, एग्जिटेड मतलब व्हीकल से, उस वाहन से बाहर निकलता है, लेटिंग द ब्रीथ ऑफ कोल्ड एयर एज ही डिड सो, और थोड़ी सी ठंडी, बाहर जो है बहुत ठंडी हवा चल रही होती है उसमें से थोड़ी सी ठंडी हवा लेता है, ब्रीथ लेता है, जैसा कि वह करता है। A sweater of white stuff lay across the track in front of us, यानी कि ये जो सड़क है, इस सड़क पर सफेद रंग की पट्टी बिछी हुई है, यानी कि स्नो की पट्टी बिछी हुई है हमारे सामने। ठीक है, जो हमारा ट्रैक था, हमारा रास्ता था, उसमें हमने देखा कि सफेद रंग की पट्टी बिछी हुई है, इसका मतलब पूरा बर्फ से ढका हुआ है।
आपको याद हो तो पिछले लेक्चर में बात हुई थी कि टेस्टन और निक जो है आपस में बात करते हैं कि भैया अभी बताओ तुम्हारे हिसाब से अभी हमें उस रास्ते पे, शॉर्टकट वाले रास्ते पर बर्फ मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो उस पर टेस्टन ने एक सीधा जवाब दिया था कि सर ये तो वहीं चल के पता चलेगा, मुझे नहीं पता कि भैया आप यहाँ से पूछ रहे हो वहाँ बर्फ मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिल भी सकती है नहीं भी मिल सकती है। तो इस कंडीशन में क्या है, आपको वहीं चल के पता चलेगा। अब ये लोग रास्ते में आ गए हैं और अब इनको पता चल गया कि भैया बर्फ है। ठीक है, क्या क्लियर है क्या यहां तक का? बताइए एक बार। ये पहाड़ी रास्ते से जा रहे हैं और जाते जाते ये अटक गए हैं। कहां अटक गए हैं? जहां पर आधा रास्ता पहाड़ी का पूरा करने के बाद इन्हें सामने सड़क पर बर्फ दिखाई दे रही है। बर्फ पर आप लोगों को लग रहा होगा कि सर बर्फ से क्या दिक्कत है। मैंने चलाई है, मतलब मैंने चलाई तो नहीं है, मेरे दोस्त ने चलाई है, मैंने देखा है। और जो मैंने देखा है वो बड़ा भयानक देखा है। तो हम लोग न्यू ईयर के टाइम पर शिमला गए थे और शिमला से आगे जाकर के एक जगह आती है नरकंडा। तो नरकंडा नामक जगह पर हम जा रहे थे जहाँ बर्फ़ थी, क्योंकि जिस न्यू ईयर पे हम गए थे वहाँ शिमला में बर्फ़ नहीं थी। तो हम बर्फ़ देखने 30 किलोमीटर आगे चले गए, क्योंकि कार हमारी अपनी थी और हम ही थे चलाने वाले, मैं मेरे 2 फ्रेंड्स। तो हम लोग चले गए वहाँ पर, है ना। तो वहाँ जा कर के हमने देखा कि भैया गाड़ियाँ तो ऐसे, ये बर्फ़ है सड़क पर, लोग ब्रेक लगा रहे हैं, लेकिन सड़क का ढलान जिधर है ब्रेक लगा लो कुछ भी कर लो, गाड़ी यूं स्लाइड होती हुई टेढ़ी मेढ़ी सीधी कैसे भी। कई गाड़ियाँ यूं खड़ी है और यूं टेढ़ी होकर के स्लाइड होना शुरू हो रही है और यूं टेढ़ी स्लाइड हो रही है। तो इसलिए बर्फ़ पर बड़ी समस्या है। बर्फ़ पर अगर आप क्लियर व्हीकल का मीन्स बता दो। व्हीकल का मतलब होता है बेटा वाहन, और यहाँ पर इस चैप्टर में वाहन क्या है, एक कार है। ठीक है, व्हीकल का मतलब होता है वाहन, और इस चैप्टर के अकॉर्डिंग देखें तो व्हीकल यहाँ पर क्या है, एक कार है। वाहन कौन सा है, कार वाहन है। ठीक है, तो ये समस्या होती है बर्फ पर गाड़ी चलाने की। ठीक है, तो एक बर्फ का एक पूरी पट्टी हमारे सामने फैली हुई थी, स्ट्रेचिंग फॉर मे बी 15 मीटर्स, लगभग 15 मीटर की दूरी तक हम उसे देख सकते थे कि वह बर्फ की परत फैली हुई थी। बिफोर इट प्रिटर्ड आउट, इससे पहले कि वह कम हो जाए, एंड द डर्ट ट्रेल रीअपियर्ड, इससे पहले कि वापस डर्ट यानी कि मिट्टी का रास्ता वापस से दिखाई दे। रीअपियर्ड का मतलब होता है पुनः दिखाई देना। तो अब हम जब खड़े होकर देख रहे थे तो हमारे सामने 15 मीटर लंबा एक टुकड़ा है उसका सड़क का, जिस पर पूरी बर्फ जमी हुई है, और 15 मीटर, लगभग 15 मीटर के बाद वापस जो मिट्टी वाली सड़क है वो शुरू हो जाएगी, क्योंकि मिट्टी वाली सड़क में तो दिक्कत है नहीं। ठीक है, दिक्कत तो बर्फ वाली सड़क में है। द स्नो कंटिन्यू ऑन आइदर साइड ऑफ अस, और बर्फ जो है वह लगातार थी, कॉन्टिन्यूटी में थी हमारे दोनों ही तरफ। स्मूथिंग द अब्रप्ट बैंक ऑन द अप स्लोप साइड, और स्मूथ कर रही थी यानी कि सपाट बना रही थी। अब्रप्ट का मतलब होता है बिना किसी रुकावट वाला, बैंक यानी कि तट या किनारा जो है, ऑन द अप स्लोप साइड। देखो जैसे ये पहाड़ है ना, इधर से इधर की तरफ देखोगे तो ये डाउन स्लोप कहलाएगा, और नीचे से ऊपर की तरफ देखोगे तो ये अप स्लोप कहलाएगा। यानी ढलान तो है पर ऊपर की तरफ है, जिसे हम ढलान ना कह के चढ़ाई कहते हैं। ठीक है, तो चढ़ाई के रास्ते पे अगर हम देखेंगे तो बर्फ पूरी दिखाई दे रही थी, यानी कि अप स्लोप का मतलब है ऊपर की तरफ। ठीक है, द बैंक वॉज टू स्टीप, स्टीप का मतलब होता है गहरा या ढलाईदार होना। तो बैंक यानी कि किनारा जो है वह बहुत ही ज्यादा ढलाईदार था। फॉर आर व्हीकल टू स्केल, हमारे व्हीकल, हमारे वाहन, हमारी कार के हिसाब से कि हम वहां से स्केल नहीं कर सकते थे, निकल नहीं सकते थे। सो देयर वॉज नो वे राउंड द स्नो पैच, तो हमारे पास ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि भैया अगर ये व्हीकल, ये सड़क है और इसके ऊपर बर्फ बिखरी हुई है या बर्फ जमी हुई है, तो हम इधर से होकर चले जाए या इधर से होकर चले जाए, हमारे पास ऐसा कोई रास्ता नहीं था। क्योंकि इधर जो चढ़ाई थी वो बहुत ज्यादा हाई थी और इधर जो ढलान थी वो बहुत ज्यादा स्टीप यानी बहुत ज्यादा गहरी थी। अगर हम इधर गाड़ी चढ़ाते तो गाड़ी पलट जाएगी, और अगर इधर गाड़ी चलाने की कोशिश करेंगे तो हम खाई में भी गिर सकते हैं। ठीक है क्या? I joined Daniel as Tristan stepped on the encrusted snow and began to slither and slide forward. I joined Daniel, मैंने ज्वाइन किया यानी कि मैं जाकर डैनियल के पास खड़ा हो गया। जैसे कि टिस्टन जो है stepped on the encrusted snow, यानी कि जैसे ही टिस्टन ने जो जमी हुई बर्फ थी उसके ऊपर जैसे ही पैर रखा, and began to slither, और फिसलना शुरू हो गया, एंड स्लाइड, और बर्फ पर फिसलने लगा, फॉरवर्ड्स, आगे की ओर, स्टंपिंग हिज फुट फॉर टाइम टू टाइम टू
ascertain how sturdy it was, और स्टैंप कर रहा था। स्टैंप करने का मतलब पैर जोर से पटक के देख रहा था बार बार। टाइम टू टाइम का मतलब है कुछ कुछ देर में, 2-3 सेकंड के अंदर क्या है, अलग अलग जगह पर ऐसे पैर को अपन जोर जोर से मार के नहीं देखते कि कहाँ पर बर्फ सख्त है, कहाँ पर कहते हैं कि सख्त नहीं है, मतलब बिल्कुल छोटी सी पट्टी है बर्फ की। तो वह स्टंप कर रहा था, अपने पैरों को जमीन पर मारकर या पटक कर देख रहा था बार बार, निश्चित करने के लिए कि बर्फ जो है वो कितनी मजबूत है। अब कई बार क्या होता है, बर्फ के साथ एक समस्या और होती है, बर्फ की परत आपको दिखाई देगी इतनी मोटी और आपको लगेगा यार मैं ऊपर से कूद जाता हूँ, ये तो इतनी मोटी है, लगेगी नहीं, लेकिन एक्चुअली वो बिल्कुल बारीक वाली बर्फ होती है। तो जैसे ही आप उसके ऊपर ये मान लो कि आप ये स्टाइलस भी फेंकोगे ना उस बर्फ के ऊपर, तो वो इतनी हमारे यहाँ राजस्थान में कहते हैं पोली मतलब अंदर से सख्त नहीं होती है ना, जैसे स्पंज होता है ना वैसे होती है। तो जैसे ही उस पर आप पेन डालोगे या कुछ भी डालोगे तो पूरा जमीन तक पहुंच जाएगा, यानी सख्त नहीं होती बर्फ। ठीक है, ठीक है क्या? चलिए, तो वह देखने का प्रयास कर रहा था कि बर्फ कितनी सख्त है। आई लुक्ड एट माई रिस्ट वॉच, इसको कहते हैं रिस्ट वॉच, कलाई पर बांधी जाने वाली घड़ी को रिस्ट वॉच कहा जाता है। तो मैंने अपनी रिस्ट वॉच की ओर देखा। वी वर एट 5210 मीटर्स अबव द सी लेवल, हम लोग 5210 मीटर की ऊंचाई पर थे समुद्र तल से। अब समुद्र तल से ऊंचाई क्यों नापी जाती है? क्योंकि जमीन तो अलग अलग जगह पर अलग अलग ऊंची नीची है, ठीक है, तो जमीन से जमीन की ऊंचाई नहीं नापी जाती। समुद्र वाले नीचे से कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर से हमेशा एक लेवल पर रहता है, इसलिए ये कभी भी ऊंचा नीचा नहीं हो सकता। इसलिए जब भी हम किसी पहाड़ की या जमीन की ऊंचाई नापते हैं तो हमेशा समुद्र तट से ही नापते हैं, ठीक है, समुद्र तल से क्या ऊंचाई है वो नापा जाता है, सी लेवल से। तो ये जो अभी जिस जगह पर थे ये जो हाइट थी ये कितनी थी? तो ये हाइट टोटल यहाँ पर बताई गई है 5 to 10 थी, यानी कि 5210 मीटर की हाइट पर ये लोग खड़े थे, जो कि बहुत ज्यादा हाइट होती है, ठीक है। द स्नो डिड नॉट लुक टू डीप टू मी, स्नो जो है, बर्फ जो है मुझे बहुत ज्यादा गहरी नहीं लग रही थी। बट द डेंजर वॉजंट डेप्थ, लेकिन खतरा जो है वह डेप्थ में यानी गहराई में नहीं था। डेनियल सेड, डेनियल ने कहा, सो मच एज इट्स आईसी टॉप लेयर, सो मच एज यानी कि बहुत ज्यादा ये ऐसा दिख रहा है कि बस ये आईसी टॉप की लेयर ही है, यानी एक ही परत है जिसके ऊपर बर्फ जमी हुई है। इफ वी स्लिप ऑफ, अगर हम यहाँ से स्लिप हो जाते हैं, यानी कि इस बर्फ पर गाड़ी चलाते हैं और हमारी गाड़ी स्लिप हो जाती है, फिसल जाती है, द कार कुड टर्न ओवर, तो कार पलट सकती है। यानी कि अगर हम इस पर बर्फ पर अगर चलाने की कोशिश करें कार को और मान लो कि कार स्लिप होना शुरू हो गई तो कार क्या होगी? पलट जाएगी। ही सजेस्टेड, उसने सलाह दी। एज वी सॉ ट्रिस्टन ग्रैब हैंडफुल ऑफ डर्ट एंड फ्लिंग देम अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस, तभी हम लोगों ने देखा कि ट्रिस्टन जो है उसने हैंडफुल्स कहा जाता है मुट्ठी भर के, दोनों मुट्ठियों में भर के या दोनों हाथों में ऐसे भर के, ठीक है, उसने क्या की, मिट्टी उठाई, दोनों हाथों में ऐसे लेकर के मिट्टी उठाई, फ्लिंग और से फेंकना शुरू कर दिया, कहां पर? अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस, जो जमी हुई सड़क थी उसके ऊपर उसने क्या करा? थोड़ी थोड़ी मिट्टी फेंकना शुरू कर दिया। वी बोथ पिच्ड इन एंड व्हेन द स्नो वाज स्प्रेड विथ सॉलिड, और हम दोनों ने भी पिच्ड इन का मतलब होता है हम दोनों ने भी इस काम में उसका साथ देना शुरू कर दिया। जैसे वो मिट्टी डाल रहा था हमने भी बर्फ पर मिट्टी डालना शुरू कर दिया। जब स्नो पर वह मिट्टी अच्छी तरह से फैल गई, यानी कि जब बर्फ पर हमने अच्छी तरह से मिट्टी फैला दी, डेनियल एंड आई स्टेड आउट ऑफ द व्हीकल टू लाइटन टेस्टन्स लोड, तो डेनियल और मैं व्हीकल यानी उस वाहन या गाड़ी कार के बाहर ही रहे ताकि हम लोग टेस्टन, हमारा जो ड्राइवर है टेस्टन, उसके वजन को, उसके बोझ को कम कर सके, ठीक है। यानी कि हम लोग कैसा कर रहे थे कि भाई जब कार आगे बढ़ नहीं पा रही है, सामने पूरी बर्फ जमी हुई है, तो उस पर हमने मिट्टी डाली, थोड़ी सी मिट्टी डालने के बाद मैं और डैनियल बाहर ही रह गए और टिस्टन जो है वो कार चला करके वो 15 मीटर का उसको वो डिस्टेंस तय करना था ताकि गाड़ी में ज्यादा वजन ना हो जाए, जिसकी वजह से गाड़ी बैठ ना जाए या पलट ना जाए, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है ही बैक्ड अप एंड ड्रोव टुवर्ड्स द डर्टी स्नो, उसने बैकअप किया यानी कि अपनी कार को थोड़ा सा पीछे लिया और सीधा वो जो डर्टी स्नो यानी गंदी जो बर्फ थी जिसके ऊपर हमने मिट्टी डाली थी वहां से निकलने लगा।
ईज्ड द कार, यानी कार को बहुत आराम से चला रहा था ऑन इट्स आइसी सरफेस, ये जो रास्ता था इसके बर्फ वाले सरफेस पर यानी बर्फ वाली सतह पर बहुत ही धीरे धीरे बहुत ही आराम से वो गाड़ी को चला रहा था। एंड स्लोली ड्रोव इट्स लेंथ विदाउट अपरेंट डिफिकल्टी, और धीरे 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 जो 15 मीटर की लेंथ थी जहां पर बर्फ जमी हुई थी, यहां पर वो कार को चला रहा था बिना किसी अपरेंट का मतलब है स्पष्ट, जो सामने दिखाई दे रही हो, या आप कह सकते हो बिना किसी गंभीर समस्या के या बिना किसी समस्या के। अपरेंट का मतलब वैसे होता है स्पष्ट, कि स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा था कि वह जैसे धीरे 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 गाड़ी चला के 15 मीटर निकाल रहा था, उसे कहीं कोई समस्या नहीं हो रही थी। 10 मिनट्स लेटर, 10 मिनट के बाद, वी स्टॉप्ड एट अनदर ब्लॉकेज, 10 मिनट के बाद ही हम दूसरी रुकावट के सामने रुक गए। नॉट गुड सर, ये तो अच्छा नहीं है सर, टेस्टन ने कहा, टेस्टन ने घोषणा की। एज ही जम्प्ड आउट अगेन टू सर्वे द सीन, यानी कि दृश्य का क्या है क्या नहीं है जब पता लगाने के लिए टेस्टन वापस उतरा, उससे पहले कहा कि भाई ये तो सर कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है, मतलब ये तो दिक्कत है। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई एंड ड्राइव राउंड द स्नो। राउंड द स्नो का मतलब है कि वापस सड़क पर क्या हुआ, वापस सड़क पर उन्हें बर्फ मिल गई, लेकिन इस बार उसने तय किया सर्वे करने के बाद, पता लगाने के बाद कि क्या ठीक रहेगा, तो उसको लगा कि भैया हम बर्फ पर नहीं चलेंगे, बर्फ को छोड़ते हुए अराउंड करते हुए, यानी उसके पास से निकल जाएंगे जहां पर बर्फ नहीं होगी। द स्लोप वॉज स्टीप, जो स्लोप था, जो ढलान थी, वो बहुत ही गहराई वाली थी, यानी कि बहुत ही सीधी ढलान थी। एंड स्टडीड, और भरा हुआ था या फिर जड़ा हुआ था विथ मेजर रॉक्स, उस पर बड़ी बड़ी चट्टानें भी थी। बट समहाउ टेस्टन नेगोशिएटेड, लेकिन किसी ना किसी तरीके से टेस्टन ने धीरे 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 कार चलाकर उस कार को पार लगा ही दिया। देम हिज 4 व्हील ड्राइव व्हीकल लर्चिंग, 4 व्हील ड्राइव यानी कि वैसे नॉर्मल जो व्हीकल होते हैं वो 2 व्हील ड्राइव होते हैं। 2 व्हील ड्राइव का मतलब होता है कि जो इंजन है वो केवल पीछे वाले 2 टायर को पावर देता है और आगे वाले 2 टायर फ्री रहते हैं, वो तो वैसे ही भागते हैं अपने मन से, क्योंकि पीछे से प्रेशर पड़ता है तो आगे वाले अपने आप भागते हैं। 4 व्हील ड्राइव क्या होती है, स्पेशल कार्स होती है, जैसे थार वगैरह के बारे में आपने सुना होगा। ऑफ रोडिंग कार्स होती है कि आपको कच्चे रास्तों पर अगर कार चलानी है तो उसके लिए बेस्ट कौन सी रहती है, तो उसके लिए बेस्ट रहती है 4 व्हील ड्राइव, क्योंकि इसमें चारों टायर्स को पावर मिलती है, केवल पीछे वाले 2 को नहीं मिलती है, आगे वाले 2 को भी मिलती है इंजन से पावर। तो कार अगर किसी ऐसी जगह अटक भी जाए तो उसको निकालना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो उसका जो 4 ड्राइव व्हीकल था उसने क्या करा, लर्चिंग करना शुरू कर दिया, एक तरफ भार बढ़ने की वजह से झुक रहा था। फ्रॉम वन ऑब्स्टिकल, एक बाधा रुकावट की वजह से, टू द नेक्स्ट, जो अगली थी। इन सो डूइंग ही कट ऑफ वन ऑफ द हेयर पिन बैंड्स, और ऐसा करने में उसने एक हेयर पिन बैंड को कट ऑफ कर दिया, यानी कि हटा दिया। रिगेनिंग द ट्रेल फर्दर अप वेयर द स्नो हैड नॉट ड्रिफ्टेड, यानी कि और वापस अपने उस रास्ते पर आ गया, वापस ट्रेल या पगडंडी पर आ गया, फर्दर अप, आगे बढ़ के, जहां पर बर्फ अभी तक नहीं पहुंच पाई थी, यानी कि अब हमारे सामने जो रास्ता था उस पर बर्फ नहीं थी। यानी कि 2 बार इन लोगों ने बर्फ का सामना किया, एक बार तो मिट्टी डाल करके निकल गए, दूसरी बार इन्होंने बर्फ को टाल करके, और थोड़ी सी मुश्किल चढ़ाई थी लेकिन, और ढलान भी थी, वहां से इन्होंने कार चलाते हुए जिस सड़क पर बर्फ थी उस सड़क को, उस उतने वाले इलाके को छोड़ करके आराम से कार निकाल के आगे चले गए। इसके बाद इन्हें आगे और कोई बर्फ दिखाई नहीं दी, क्योंकि वहां तक अभी बर्फ पहुंची नहीं थी। यहां तक का क्लियर है क्या? ओके, आगे बढ़ते हैं। आई चेक्ड माई वॉच अगेन, मैंने फिर से अपनी घड़ी को देखा। एज वी कंटिन्यू टू क्लाइम इन द ब्राइट सनशाइन, जैसे जैसे हम सूर्य की तेज रोशनी में आगे चढ़ते जा रहे थे उस पहाड़ी पर, मैंने अपनी घड़ी की ओर फिर से देखा। वी क्रैप्ट पास, यानी क्रैप्ट यानी कि हमने धीरे धीरे रेंगते हुए कितनी ऊंचाई पार कर ली थी, 5400 मीटर की ऊंचाई हम लोगों ने पार कर ली थी। एंड माई हेड बिगेन टू थ्रॉब, और मेरे सर में दर्द होना शुरू हो गया, एक धक 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 होना शुरू होती है ना, हॉरिबली, यानी कि मेरे सर में बहुत तेज दर्द होना शुरू हो गया था। आई टुक गल्प्स फ्रॉम माई वाटर बॉटल, और मैं बड़ी बड़ी घूंट पी करके पानी पीना मैंने शुरू कर दिया मेरी वाटर बॉटल से, यानी मेरे पास पानी की बोतल थी, उससे मैंने पानी पीना शुरू कर दिया। विच इज
सपोज टू हेल्प अ रैपिड एसेंट, जिससे कि मुझे ये जो तेजी से हम चढ़ाई कर रहे हैं, डिसेंट का मतलब होता है उतरना और एसेंट का मतलब होता है चढ़ना, तो जैसे हम बहुत ही तेजी से पहाड़ी की चढ़ाई कर रहे हैं, उससे जो भी मेरे सर में दिक्कत हो रही है उसको ठीक किया जा सके। सपोज टू हेल्प यानी उसमें सहायता मिले कि हम ये जो तेजी से चढ़ाई चढ़ रहे हैं इसको हम आराम से या आसानी से चढ़ पाए, इसमें अच्छा सहयोग हमें प्राप्त हो जाए। ठीक है, वी फाइनली रीच्ड द टॉप ऑफ पास एट 5515 मीटर, और अंततः हम लोग टॉप पर पहुंच गए, यानी कि सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गए। जो पास था, पास का मतलब है जो दर्रा था, वो कितनी ऊंचाई पर था, तो 5515 मीटर की ऊंचाई पर था। इट वॉज मार्क्ड बाय अ लार्ज कायरन ऑफ रॉक्स, और इसे मार्क किया गया था, इसे चिन्हित किया गया था बड़े बड़े चट्टानों के समूह से। फेस्टून्ड विथ वाइट सिल्क कर्व्स, और जिसे सजाया गया था सफेद रंग के चुन्नियों या दुपट्टों से। एंड रेग्ड, और फटे पुराने प्रेयर फ्लैग्स, यानी कि जो प्रार्थना करने वाले झंडे होते हैं उनसे भी इसे सजाया गया था। वी टुक अ टर्न अराउंड द कैर्न, हम लोगों ने एक राउंड काटा उस कैर्न का इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब होता है, आप ये देख लो कि जब भी आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन करोगे, आप कोई भी चीज़ अगर आपके राइट हैंड साइड पे है तो आप ऐसे घूमोगे कि वो चीज़ आपके राइट हैंड साइड पे रह जाए और आप उसका पूरा राउंड काट के वापस अपनी जगह पर आ जाओ। ऐसा होगा तो आप कहोगे कि मैंने क्लॉकवाइज राउंड किया है। उल्टे हाथ से करोगे तो एंटी क्लॉकवाइज कहलाता है, यानी कि जो चीज़ की आप परिक्रमा कर रहे हो वो सीधे हाथ की तरफ ही रहे और पूरा घूम जाए। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर है विच इज सपोज टू हेल्प, ये तो हो गया। एज इज द ट्रेडिशन, जैसे कि परंपरा कहती है। हम लोग मंदिर वगैरह में भी जाते हैं तो भगवान की परिक्रमा करते हैं ना सीधे हाथ की तरफ से, वो है। एंड टेस्टन चेक द टायर्स ऑन हिज व्हीकल, और टेस्टन जो है उसने अपने जो उसके व्हीकल पे, जो उसके वाहन पे टायर लगे हुए थे उनकी जांच की। ही स्टॉप्ड एट द पेट्रोल टैंक, वह पेट्रोल टैंक के पास में रुका जहां पर पेट्रोल भरा जाता है। एंड पार्शियली अनस्क्रूड द टॉप, और उसने पार्शियली, पार्शियली का मतलब होता है थोड़ा सा, और उसने थोड़ा सा उसका ढक्कन खोल के देखा। विच एमिटेड अ लाउड हिस, जिसमें से एमिटेड का मतलब आवाज आने लगी बहुत तेज, हिस की, हिस मतलब ऐसी आवाज आती है ना, ऐसी आवाज को हिस की आवाज कहते हैं, या सांप जो आवाज निकालता है उसको हिस की आवाज कहते हैं। द लोअर एटमोस्फेरिक प्रेशर वॉज अलाउइंग द फ्यूल टू एक्सपेंड, क्योंकि एटमोस्फेरिक प्रेशर जो था, है ना, दबाव जो था एटमोस्फेयर का, वो बहुत ही कैसा था, लोअर था, निम्न दबाव था, जिसकी वजह से फ्यूल जो है, जिसकी वजह से हमारे पेट्रोल टैंक में पेट्रोल जो है वो एक्सपेंड कर रहा था, फैल रहा था। इट साउंडेड डेंजरस टू मी, और जब मैंने उसकी आवाज सुनी तो मुझे बहुत ही खतरनाक लगा। मुझे लगा भाई ये तो ब्लास्ट भी हो सकता है, फट भी सकता है। मे बी सर, टिस्टन लाफ्ड बट नो स्मोकिंग, और टिस्टन मेरा मजाक उड़ाते हुए, मेरे पे हंसते हुए, आप मतलब मेरी बात का मजाक उड़ाते हुए कहता है, जैसे मैंने कहा ना कि आवाज आई, इसकी आवाज आ रही है, तो मैं कहूँ भाई साहब ये तो फट भी सकता है या हो सकता है इसमें आग भी लग जाए। तो टिस्टन मजाक करता कहता है हाँ सर हो सकता है, फट भी जाए, क्या पता। तो आप प्लीज यहाँ पर स्मोक मत करना, यहाँ पर सिगरेट मत पीना, क्योंकि जब वो एक्सपेंड हो रहा है पेट्रोल और उसमें से गैसेस निकल रही हैं, टिस्टन ने उसका ढक्कन खोल रखा है पेट्रोल टैंक का, और अगर आप कोई व्यक्ति वहां पे खड़ा होकर सिगरेट पीने लग जाए तो डेफिनेटली हवा तो निकल ही रही है, गैस तो निकल ही रही है, गैस के माध्यम से उसमें आग लग सकती है। ठीक है क्या? माई हेडेक स्नून क्लियर्ड, और मेरा सरदर्द जो है जल्द ही साफ हो गया। एज वी कैरीड डाउन, जैसे हम पहाड़ी से तेजी से नीचे आने लगे मेरा सरदर्द भी ठीक हो गया। द अदर साइड ऑफ द पास, जो कि दर्रे के दूसरी तरफ हम लोग उतर रहे थे। इट वॉज 2 o'clock बाय द टाइम वी स्टॉप्ड फॉर आवर लंच, ये दोपहर के 2 बजे का समय हो गया था जिस समय हम लोग अपने लंच, दोपहर के भोजन के लिए रुके। वी एट हॉट नूडल्स, हमने गरम नूडल्स खाए। इनसाइड अ लॉन्ग कैनवास, कैनवास कहा जाता है ग्रीन कलर का एक मोटा सा कपड़ा होता है, आप लोगों ने आर्मी बैग या आर्मी वालों को देखा होगा, ग्रीन कलर का एक कपड़ा होता है उनके पास एक मोटा सा, उस पर अगर एक बार को तो आप चाकू भी मार दो ना तो बहुत आसानी से नहीं फटता है, बहुत मोटा कपड़ा होता है। तो वो
कैनवास का बना हुआ एक टेंट था जिसके अंदर बैठ करके उन्होंने नूडल्स खाए। पार्ट ऑफ अ वर्क कैंप इरेक्टेड बिसाइड अ ड्राई सॉल्ट लेक। ये पार्ट था एक वर्क कैंप का। वर्क कैंप या फिर जहां पर काम करने वाले लोग रहते हैं। इरेक्टेड जिसका निर्माण किया गया था, बिसाइड पास में, अ ड्राई सूखी हुई, सॉल्ट लेक यानी कि जो नमक वाली झील होती है, उस नमक वाली झील में काम करने वाले लोगों ने वहीं पर रहकर काम करने के लिए उसके पास में ही, झील के पास में ही एक टेंट बनाया हुआ था अपने रहने या आराम करने के लिए। द प्लेट्यू इज पॉकमार्क्ड, और प्लेट्यू यानी कि ये जो पठार था इस पर जगह जगह पर निशान पड़े हुए थे विथ सॉल्ट फ्लैट्स यानी कि नमक युक्त सपाट जमीन के, एंड ब्रेस्किन लेक्स, और झाड़ियों से भरी हुई लेक्स। लेक्स का मतलब है झील बोलते हैं। झाड़ियों से भरी हुई झीलें यहां पर दिखाई दे रही थी। वेस्टेज ऑफ द टेथिस ओशन। अब देखो टेथिस एक पुराने समय का 6-6.5 साल पहले का एक ओशन है ना। तो उसके लिए यहां पर कहा जाता है कि पहले 2 अलग लैंड हुआ करते थे। जैसे अभी हम 7 कॉन्टिनेंट जानते हैं, पहले केवल 2 सुपर कॉन्टिनेंट थे। एक था गोंडवाना, दूसरा था अंगारा। तो गोंडवाना और अंगारा लैंड के बीच में जो सागर था उसका नाम था तैथिस सागर। तो तैथिस सागर या तैथिस ओशन, उसका रेफरेंस यहाँ पर दिया गया है। वेस्टिजेस का मतलब है अवशेष देखने को मिलते थे तैथिस सागर के, विच बॉर्डर्ड तिब्बत बिफोर द ग्रेट कॉन्टिनेंटल कोलिजन, जो कि बॉर्डर्ड करता था यानी कि किसकी सीमा पर स्थित था, तिब्बत की सीमा पर स्थित था, इससे पहले कि ग्रेट जो महाद्वीपीय टकराव हुआ उससे पहले। दैट लिफ्टेड इट स्काईवर्ड्स, जिसने इसे आसमान की ओर उठा दिया। अब तो मुझे समझाना ही पड़ेगा पूरा, पहले मुझे लग नहीं रहा था, समझाना पड़ेगा। पहले मैप पर ये 2 सुपर कॉन्टिनेंट थे, ठीक है। एक था अंगारा, दूसरा था ये वाला था अंगारा शायद, और ये वाला था गोंडवाना, और यहां पर तैथिस सागर था। फिर टेक्टिकल प्लेट्स होती हैं, जमीन के नीचे कुछ परतें होती हैं प्लेट्स की। जैसे ही उनमें शिफ्टिंग होना शुरू हुई, जैसे ही वे परिवर्तित अपनी जगह को करना शुरू किया उन्होंने, गोंडवाना लैंड जो है वह आगे की ओर बढ़ने लगा। ये पूरा का पूरा जमीन का टुकड़ा आगे बढ़ा 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 बढ़ते बढ़ते क्या धम करके इससे टकरा गया। जैसे ही ये कॉलिजन हुआ, जैसे ही ये टकराव हुआ, तो जब भी 2 जमीन के टुकड़े टकराएंगे, बहुत जोर से टकराएंगे, तो धीरे 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 उसकी परतें ऊपर की ओर उठने लगेगी। तो इसी तरीके से ये परतें ऊपर की ओर उठने लगी और इससे आपके हिमालयों का निर्माण हुआ और इसी से आपका तिब्बत का जो क्षेत्र है उसका भी निर्माण हुआ है, ऐसा यहां पर बताने का प्रयास किया जा रहा है। तो ग्रेट कॉन्टिनेंटल कोलिजन यानी कि महान जो महाद्वीपीय टकराव हुआ, उस टकराव की वजह से लिफ्टेड इट टू स्काईवर्ड्स। तो यहाँ की जो जमीन है, दोनों जमीनें हैं जो आपस में टकराई, ये ऊपर आसमान की ओर उठने लगी और इसी से किसका निर्माण हुआ, तिब्बत का निर्माण हुआ। दिस वन वॉज हाइव ऑफ एक्टिविटी। ये एक जगह जो हाइव, हाइव वैसे कहते हैं छत्ते को, मुख्य स्थान था एक्टिविटी का जहां पर ये सारी क्रिया हुई। मैन विथ पिकैक्सेस एंड शॉवेल्स, लोग जिनके पास कुल्हाड़ियां थी और फावड़ियां थी। थर्डिंग बैक एंड फोर्थ, जो कि थके हुए आगे पीछे चल रहे थे। इन देयर लॉन्ग शीप स्किन कोट्स, अपनी बड़ी बड़ी किस चीज की पहनी हुई, तो शीप की यानी कि भेड़ की खाल के बने हुए लंबे लंबे कोट उन्होंने पहन रखे थे। एंड सॉल्ट एंड क्रस्टेड बूट्स, और सॉल्ट्स की वजह से यानी कि नमक की वजह से जिन जूतों पर पपड़ियां पड़ गई है, आपने देखा होगा पतली पतली परत बन जाती है सॉल्ट की। अभी थोड़ी देर पहले बरसात निकली है, आपने देखा होगा घर में जो सॉल्ट होता है उसके अंदर भी पानी वगैरह जम जाता है तो वो एक परत नुमा बन जाता है, ठीक है। तो परतें जो है वह उनके बूट्स पर जमी हुई थी, ऐसा दिखाई दे रहा था। इंग्लिश टीचर होने का मतलब केवल इंग्लिश टीचर नहीं है। पिछले 15 दिन में मैंने ये अनुभव कर लिया है, मैंने फिजिक्स पढ़ाई है, मैंने बायोलॉजी पढ़ाई है, आज मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, हिस्ट्री तो मैं आए दिन पढ़ाता ही रहता हूँ कि कभी कौन से कहानीकार की हिस्ट्री, कभी किसकी हिस्ट्री, कभी किसकी हिस्ट्री। तो मुझे तो भैया इंग्लिश का टीचर होने के नाते चैप्टर में जो डिस्क्रिप्शन है वो सारे ही टॉपिक पढ़ने पड़ जाते हैं। आप बढ़िया हो, कम से कम पता तो रहता है कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो।
चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसका आगे का डिस्कशन हम लोग कल जारी रखेंगे। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। कल मिलते हैं। बाय। टेक केयर।